देश में बहुविवाह एक बड़ा मुद्दा है जिसकी बहस गाहे बगाहे होती रहती है। चौक चौराहों से लेकर सियासी चर्चाओं में बहुविवाह मुद्दा बनता रहा है, लेकिन अभी तक सूरत नहीं बदली है। आज भी महिलाएं बहुविवाह का दंश झेल रही हैं। बहुविवाह पर एक बार फिर से बहस तेज हो गई है और कारण है असम के मुखिया हिमंत बिस्वा शर्मा का बयान। अभी हमारा जो नेक्स्ट फेज है कानून को ड्राफ्टिंग करना और वो कानून में थोड़ा सा और पॉइंट जोग होगा, जो पॉइंट का थ्रू से हम थोड़ा ये लाभ जहाद वाला जो मामला है उसमें भी अंकुश लगाने का कोशिश करूंगा। अगले 45 दिन में हमारा कानून तैयार हो जाएगा। लगभग दिसंबर महीना में मेरा उम्मीद है कि असेंबली में मैं वो कानून पेश करने के लिए कामयाब होगा। हिमंत बिस्वा शर्मा ने साफ किया है कि असम सरकार बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाने के लिए बिल पेश करने वाली है। 45 दिनों में विधेयक का मसौदा तैयार किया जाएगा और इसको राज्य विधानसभा में पेश कर दिया जाएगा। दरअसल असम सरकार ने बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाने के लिए कानूनी संभावनाएं तलाशने के लिए एक समिति का गठन किया था, जिसके बाद सरकार ने जनता से राय भी मांगी थी, जिसमें कुल 149 सुझाव मिले थे। इनमें से 146 सुझाव बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाने के पक्ष में थे और 3 सुझाव इसके विरोध में। यह पहली बार नहीं है जब बहुविवाह पर प्रतिबंध की बात हो रही है। लंबे समय से मुस्लिम महिलाएं इसके लिए आवाज उठाती रही हैं। हाल ही में भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन के रिसर्च में सामने आया था कि बहुविवाह महिलाओं के मेंटल हेल्थ पर बहुत गहरा असर डालती है। बावजूद इसके धर्म का हवाला देकर कई मुस्लिम पुरुष एक से ज्यादा विवाह करते हैं, जबकि कई मुस्लिम देश हैं जहां बहुविवाह प्रतिबंधित है। बांग्लादेश, इराक, ईरान, कुवैत, लेबनान, सीरिया जैसे मुस्लिम देशों में भी बहुविवाह प्रतिबंधित है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी बॉम्बे राज्य बनाम नरसू अप्पा माली केस में फैसला सुनाया था कि राज्य विधायिका के पास लोक कल्याण और सुधार उपायों को लागू करने का अधिकार है, भले ही वह धर्म या रीति रिवाजों का उल्लंघन करता हो। इसके साथ ही संविधान का अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 21 लोगों को कानून के तहत समान उपचार और सुरक्षा की गारंटी देता है और सम्मान के साथ जीने का अधिकार देता है। बहरहाल तमाम दलीलों, आंकड़ों और बहस के बीच देखना बड़ा दिलचस्प है कि असम सरकार के बाद और कौन सी सरकारें हैं जो राजनीतिक इच्छा शक्ति दिखाते हुए बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाने का फैसला करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। दूसरी तरफ 4-4 विवाह करने की इजाजत धर्म के आधार पर थी। तीसरा, भारत के संविधान का अनुच्छेद 13(4) साफ साफ कहता है लॉ डिराइव्ड फ्रॉम द पार्लियामेंट। जब इस तरफ देश में इतना शानदार फाइनेस्ट लॉ है एक हिंदू महिलाओं को डील करने के लिए, तो वहीं दूसरी बहनों के लिए रिलीजियस स्क्रिप्चर से निकला हुआ लॉ क्यों? चौथा, आर्टिकल 44 जो सोल है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो कहता है कि स्टेट इंश्योर करेंगी कि एक यूनिफॉर्म सिविल कोड बने, वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ट्रू लेटर और स्पिरिट में आज तक लागू नहीं हो पाया। क्यों नहीं लागू हो पाया? जो वहां पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बहस में चला। क्यों? क्योंकि कट्टरपंथी, धर्मावलंबी और इसी तरह से रेडिकल्स समय समय पर इंस्टॉल करते थे। चौथा, पांचवा, सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस ए बोबडे की, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जब थे, उनकी एक बेंच ने कहा गोवा एक शाइनिंग एग्जांपल है इस देश का जहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं सक्सेसफुली पिछले 2 दशक से ज्यादा समय से चल रहा है। भारत के बाकी देशों में क्यों, बाकी क्षेत्रों में क्यों नहीं यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है? चौथा, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट परयांकडियाल बनाम वर्सेस के देवी, जिसमें कहा कि एक विवाह वाले रिश्ते हिंदू समाज में मानक और विचारधारा में थे, जो दूसरी विवाह की निंदा तिरस्कार के, तो उसको हिंदू समाज ने माना और हिंदू कोड बिल लेकर के आए। बॉम्बे राज्य की बात अभी जैसे मुकेश जी ने बात कही, बॉम्बे राज्य वर्सेस नरसू अप्पा माली, उसने साफ तौर पर कहा कि एक यूनिफॉर्म सिविल कोड ऐसा आना चाहिए जो महिलाओं को महिलाओं से डिस्क्रिमिनेट नहीं करे। इसलिए जब कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने, कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स ने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड या इंडियन सिविल कोड आर्टिकल 44 जो इक्वल राइट दे, स्ट्रेंथन करे, प्रमोट करे यूनिटी, इंटीग्रिटी और महिला के बीच में भेदभाव नहीं करे, ऐसे कानून की जरूरत मैं समझता हूं बड़ा वेलकमिंग स्टेप है और सभी राज्यों को इससे सबक लेना चाहिए। ये वेलकमिंग स्टेप है, लेकिन क्या सभी राज्य और सभी राज्यों में जुड़ी हुई राजनीतिक पार्टियां
इसे समर्थन दे पाएंगी? ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। मैं रत्नाकर जी अभी आपके पास आना चाहती हूँ, क्योंकि जैसे ही इस कानून को लेकर आगे प्रतिक्रियाएं आती हैं, आगे बढ़ा जाता है, ये कहना शुरू कर दिया जाता है कि ये तो ध्रुवीकरण शुरू किया जाने लगा है, ये राजनीति का ध्रुवीकरण है। क्यों लगता है ऐसा आपको? अगर मुस्लिम महिलाओं के हित में कोई कानून आता है तो उससे ध्रुवीकरण कैसे हो सकता है? लावनी जी देखिए, आज बहु विवाह तो अलग चीज है और एक व्यक्ति एक विवाह से ज्यादा महत्वपूर्ण इस देश में बहुत सारे मुद्दे हैं जिस पे आज चर्चा होनी चाहिए और सरकार को उस पे जो है सारी चीजें लेकर आनी चाहिए। इस पर चर्चा क्यों नहीं होनी चाहिए? अगर मुस्लिम महिलाओं के हित की बात होती है, आप मुसलमानों के संरक्षण की बात करते हैं, तो मुसलमान पुरुषों का ही वोट अकेला चाहिए क्या आपको? मुस्लिम महिलाओं का वोट नहीं चाहिए आपको? इस पर बात क्यों नहीं होनी चाहिए? नहीं, मैंने जो कहा वो स्टेटमेंट पूरा सुनिए आप। सुनाइए। उससे ज्यादा महत्वपूर्ण देश में बहुत सारे मुद्दे हैं जिसपे आज के दिन में चर्चा होनी चाहिए। सर, हम ये नहीं कहते, मैं आपसे पूछ रही हूँ, आप बोलेंगे कि आपको टोक देती हूँ, लेकिन मैं इसीलिए तो पूछ रही हूँ ना, आपकी पहली पंक्ति को पूछ रही हूँ कि ये मुद्दा आपकी नजर में इंपॉर्टेंट क्यों नहीं है? सिर्फ एक स्टेटमेंट बोला है, अभी एक सेंटेंस बोला है। हाँ। और आपका दो प्रश्न नहीं, तो उस सेंटेंस पर सर मैं प्रश्न करूंगी, क्योंकि मुझे आपत्ति है इस सेंटेंस पर। मुझे आपत्ति है कि मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों की बात आपके लिए इंपॉर्टेंट क्यों नहीं है? मैंने सिर्फ एक सेंटेंस बोला। अच्छा, बोलिए सर। आज इस देश में इस तरह के कानून से ज्यादा महत्वपूर्ण जनहित से जुड़े हुए मुद्दे हैं जिसपे सरकार को गंभीरता से विचार करना चाहिए। ये जनहित का मुद्दा नहीं है सर। और आपकी क्या आपत्ति है? ये जनहित का मुद्दा नहीं है, ये जनहित का मुद्दा नहीं है। मुस्लिम महिलाओं का वोट आपको चाहिए या नहीं चाहिए? नहीं, उससे आप पूरा सेंटेंस आपने सुना क्या? सर, आपने अभी तक 3 सेंटेंस बोले, 2 सेंटेंस ऐसे बोले जिसमें पूरा विरोधाभास है। आप कहते हैं कि इंपॉर्टेंट नहीं है मुद्दा। मैंने आपसे पूछा इंपॉर्टेंट क्यों नहीं है, आपने कहा जनहित का मुद्दा होना चाहिए। मैं आपसे पूछ रही हूँ, क्या ये जनहित का मुद्दा नहीं है? मुस्लिम महिलाओं का वोट चाहिए या नहीं चाहिए? फिर से पूछ ले रही हूँ सर अपना प्रश्न, उसके बाद अब आपको देती हूँ 30 सेकंड अनइंटरप्टेड। हाँ, बताइए सर, बताइए। मैं समझ गया, अब मेरी बात समझिए। ठीक है सर, समझाइए। आज देश जो है ये मांग कर रहा है कि देश में लोग बेरोजगार हुए हैं, उस पे क्या पॉलिसीज केंद्र सरकार लेके आ रही है, उस पे क्यों आज देश में महंगाई सबसे ज्यादा है, ऑल टाइम हाई क्यों है, आज जो है बेरोजगारी सबसे ज्यादा क्यों बढ़ी हुई है, उस पे सरकार क्या कर रही है। उन मुद्दों पे गंभीरता से विचार और चर्चा करने की आज देश में जरूरत है। आप कह रही हैं कि वो क्या इंपॉर्टेंट मुद्दा नहीं है, वो भी मुद्दा है, लेकिन जब चुनावों के समय भारतीय जनता पार्टी को इस तरह के यूसीसी जैसे मुद्दे याद आते हैं और वो चुनावी फायदा लेकर के उसके बाद भूल जाती है। अब इन्होंने कहा था कि हम गुजरात के चुनाव में भी कहा था, उत्तराखंड के भी चुनाव में कहा था कि हम यूसीसी लेकर आएंगे, हम यूसीसी लेकर आएंगे। लेके आए क्या? आज तक तो ये ड्राफ्ट बना ही नहीं पाए। और अभी आपने हेमंत बिस्व शर्मा को भी सुना, वो कह रहे हैं कि 45 दिन में ड्राफ्ट लेकर आएंगे। अरे भाई, आप तो पहले किस चीज का ड्राफ्ट लेकर आएंगे ये समझ में आया आपको? हेमंत बिस्व शर्मा जिस ड्राफ्ट की बात कर रहे हैं वो मुद्दा किस चीज से जुड़ा हुआ है, ये समझ में आ रहा है आपको? क्या मुद्दा है? नहीं, आप बता दीजिए किस चीज अरे आप डिबेट में है सर, आप इतनी संजीदगी के साथ आप कह रहे थे अभी कि आप मुझे सुन नहीं रही हैं। मैंने बड़ी संजीदगी के साथ, गंभीरता के साथ आपकी पूर्ण बात सुन ली सर। अब आप मुझे बता दीजिए कि किस मसौदे की हम बात कर रहे हैं, हम किस मुद्दे को लेकर आज यहाँ खड़े हुए हैं, किस पर डिबेट हो रहा है? कौन से मसौदे पे आप चर्चा कर रही हैं आज? आप बताइए ना सर, मुझे तो पता ही है, मेरा टॉपिक क्या है वो तो मुझे पता है। दरअसल ये प्रश्न मैंने इसलिए पूछा क्योंकि आप इस मुद्दे को लेकर संजीदा है ही नहीं। मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों का संरक्षण कहाँ पर होगा, कहाँ पर हो सकता है, ये आपकी पॉलिटिकल बॉक्स में सूट कर ही नहीं रहा है। इसीलिए आपको मुद्दा भी बहुत क्लियर नहीं है सर। बहु विवाह पर प्रतिबंध की बात हो रही है, एक पुरुष एक ही महिला से शादी करिए, 444 वाले फॉर्मूले पर बड़ा प्रहार है। आप इसके पक्ष में हैं या नहीं है, यह भी बता दीजिए। पक्ष में है या नहीं है? अब सुनिए। हाँ, सुनिए सर, जल्दी से बताइएगा क्योंकि समय की कुछ सीमाएं, मुझे बाकी के सभी मेहमानों के बाद भी जाना होगा। बताइए सर। हाँ, दोनों चीजें अलग हैं। क्या अलग है? एक तो है बहु विवाह, ठीक है, और दूसरा है कि एक व्यक्ति एक शादी करना चाहिए। बहु विवाह जो है इस देश में सब विरोध करेंगे,
सारे लोग विरोध करेंगे। लेकिन एक व्यक्ति एक शादी के परिप्रेक्ष्य में मेरा सलाह ये है कि जो इन्होंने 150 सैंपल, सिर्फ 149 सैंपल्स लिए हैं, वो क्या व्यापक रूप से उन्होंने सलाह लिया है सारे लोगों से? बात करेंगे इसमें बहुत सारे, अब सुन लीजिए मेरी बात, पर प्रतिबंध के पक्ष में है या मैं नहीं? डिबेट से चला जाऊंगा लावनी जी, मैं डिबेट से चला कांग्रेस जाऊंगा। अरे आप सर, ये आपकी, हम तो चाहेंगे ना अपनी बात, मैं आप डिबेट क्लियर से नहीं चला कर पा रहे जाऊंगा। ना सर, आप क्लियर नहीं कर पा रहे, आप मुझे क्लियर करिए ना, आप कंफ्यूज क्यों हो रहे हैं, इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? मैं तो बड़ा नॉर्मल सवाल पूछ रही हूँ। आप चले जाएंगे तो आपको पता है कि इस देश की मुस्लिम महिलाएं जो, जिनमें आप अपना वोटर्स देख रहे हैं, जो आप इंडिया गठबंधन बना रहे हैं ना, जो आप इंडिया गठबंधन बना रहे हैं ना, I.N.India, उस इंडिया में मुस्लिम महिलाएं भी हैं। अगर आप डिबेट छोड़कर जाएंगे तो मुस्लिम महिलाओं को क्या आप जवाब दे पाएंगे? मैं आपसे सीधा सीधा प्रश्न कर रही हूं, आप गोल गोल जलेबी बना रहे हैं। मैं सीधा प्रश्न पुनः कर लेती हूं, जल्दी से जवाब दे दीजिए। बहु विवाह पर बैन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। तो फिर अगर असम के मुख्यमंत्री इस बात को लेकर कानून लाते हैं तो इस कानून का विरोध क्यों है सर? उसमें दो चीजें आपने मेंशन किया है, दो चीज है उसमें, ठीक है, वही मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ। आप बताइए, अच्छा चलिए जल्दी से बताइए, मैं बैठ जाऊं अश्विनी जी के पास। जो सुनना चाह रही है वो चाह रही है कि मैं बोलूं। नहीं, मैं सुनना चाह रही हूँ सर, इतनी देर से सबसे ज्यादा वक्त आपको दिया। वक्त आप प्रश्न मेरे से ज्यादा तो आप बोली हैं। वक्त मुझे दिया है कि खुद को लिया है, ये बता दीजिए। सवाल का जवाब दीजिए। वक्त मुझे दिया है कि आपने खुद को लिया है? सवाल का जवाब दीजिए। हाँ, तो सवाल का जवाब देने के लिए आप जरा मुझे समय दीजिए। बोलिए बोलिए, मेरी बातों को पूरा रखने का समय दीजिए। अब मैं बात कर रहा हूँ, वह एक व्यक्ति एक शादी की, तो उसमें मैं जब बताने जा रहा हूँ कि किस तरह से आदिवासी होते हैं, जनजाति होते हैं, वो एक से ज्यादा शादियां करते हैं। अरे तो भाई अगर साहब, यूसीसी तो में इस तरह की, ये कानून बन जाएगा तो ये देश मेरा के रिक्वेस्ट हर है, एक धर्म पर लागू होगा, उस राज्य के हर एक धर्म पर लागू होगा। नहीं, आप जलेबी बनाएंगे तो जलेबी बनाने के लिए यहाँ पर सर टाइम नहीं है। अभी आपने अश्विनी जी की बात को ध्यान से नहीं सुना, उन्होंने क्लियर कर दिया था, उन्होंने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि ये कानून जो विरोध कर रहे हैं केवल उनके लिए नहीं है, ये कानून सब पर लागू होगा। हमारा आज का टाइटल भी अगर आपने देखा होता तो आप ये नहीं कहते। बहरहाल अश्विनी शाही साहब, नहीं सर, बस आपको दे दिया, बहुत समय दे दिया। अश्विनी शाही साहब जल्दी से कमेंट कीजिए, आप काउंटर जवाब दे दीजिए जल्दी से, फिर हाजिर नाजिम जी के पास जाऊंगी और अश्विनी जी आपके पास आती हूँ। फिर अश्विनी शाही साहब। जी जी जी, देखिए लावनी जी, रत्नाकर जी के पास जवाब नहीं है तो जवाब क्या देंगे? एक तरफ वो आज बड़ी बुरी स्थिति में कांग्रेस फंसी हुई है, बहु विवाह पर डिस्कनेक्ट हो गए। रत्नाकर जी ने प्रणाम कर लिया, वो डिस्कनेक्ट हो गए। मेरे प्रश्नों से वो इतना सहज हो गए कि वो डिस्कनेक्ट कर गए, इस डिबेट को छोड़कर चले गए। अब सवाल कांग्रेस के सामने है कि आने वाले चुनाव में मुस्लिम महिलाएं उनके वोटर्स हैं या नहीं है, यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न हो चुका है। आज रत्नाकर जी का इस डिबेट को छोड़कर जाना ही ये बता रहा है कि मुस्लिम पुरुषों की तो बात होगी, लेकिन जब मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों की बात होगी तो किस तरह से सेलेक्टिव अप्रोच होगा। अश्विनी शाही साहब जल्दी से कमेंट कीजिए, मैं अश्विनी दुबे जी के पास जाना चाहती हूँ। जी देखिए लावनी जी, आपको ये तो दिख गया था 3 तलाक का जब मुद्दा आया तो किस तरीके से मुस्लिम बहनें हमारी प्रसन्न थी और कांग्रेस किस तरीके से शोक मना रही थी। वही स्थिति यहाँ है। वहां पर इनको ये भी नहीं पता है कि किस तरीके से वहां पर बहु विवाह होता है। बहु विवाह एक पुरुष की कई शादियां होती हैं और एक महिला की कई पुरुषों के साथ शादियां होती हैं। वहां ये भी चलन है, ये सब पर रोक लगेगी। और अभी किस तरीके से वकील साहब ने कितना शानदार समझाया कि हिंदुस्तान में एक बहुत सुंदर और शानदार जो है हमारा संविधान है और उस संविधान से लोग नहीं चलेंगे और दूसरे तरीके से चलेंगे। यही माननीय मुख्यमंत्री विश्व शर्मा जी ने अभी इसी साल वहां पर बाल विवाह पर भी रोक लगाया था। 14 साल से ऊपर के कम की लड़कियों से शादियां करते थे ये लोग, उस पर रोक लगाया और 3000 लोग गिरफ्तार हैं। बताइए ये कहां से ये लोग करेंगे? 3000 लोग गिरफ्तार हैं। 2026 तक एक नया कानून आएगा उस पर, जिसमें 10 साल तक की सजा भी होगी। वो तो कहते हैं, दरअसल आरोप लगता है टाइमलाइन पर। वो कहते हैं अगर इतनी चिंता थी तो फिर चुनावों का इंतजार क्यों हो रहा था, पहले ही सब कुछ कर लेते। अरे टाइमलाइन, ये लोग हताशा है ये इन लोगों की।
ये बता दें, अगर कांग्रेस के ना भागे होते तो मैं पूछता इनसे कि किस साल हिंदुस्तान में चुनाव नहीं होते हैं। कभी लोकसभा, कभी विधानसभा, कभी ग्राम सभा, सब तो चुनाव होते रहते हैं। यानी कुल तो काम ना मिलाकर- हो हिंदुस्तान में, काम रोक दिया जाए। अश्विनी दुबे जी के पास जाना चाहती हूँ। दुबे जी, महत्वपूर्ण ये है, देखिए राजनीतिक चश्मे से अपने तरीके से देखा गया, कांग्रेस से मैंने कुछ ऐसे प्रश्न पूछ लिए जिससे वो असहज हो गए, वो डिबेट छोड़कर चले गए। लेकिन ये राजनीतिक जो मुद्दा है, दरअसल ये एक सामाजिक मुद्दा है और सामाजिक मुद्दे को समाज के परिदृश्य में देखने की जरूरत है। आर्टिकल 25 का हवाला हर कोई दे देता है, लेकिन आर्टिकल 44 को फिर छोड़ देते हैं। अश्विनी दुबे जी, आर्टिकल 25 हमें धर्म की को प्रोपोगेट करने की इजाजत देता है। जैसे मैं हिंदू हूं तो मुझे पूजा करने की इजाजत, कोई व्यक्ति मुस्लिम है तो उसको नमाज पढ़ने की इजाजत देगा और सरकार उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगी। लेकिन जो ये कोई भी कानून है वो सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, हेल्थ है, और पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, हेल्थ और सरकार द्वारा नियम कानून बनाने की प्रथा। तो आर्टिकल 25 ये कोई ऐसा, देखिए समझना ये पड़ेगा कि बहुविवाह विवाह इस्लाम की कोई प्रथा नहीं है। यह संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 21 का उल्लंघन करता है। दूसरा, अगर आप ये समझिए कि जो संविधान है, संविधान का अनुच्छेद 254 बहुविवाह को समाप्त करने के लिए राज्यों को अधिकार देता है कि कोई भी कानून अगर संविधान के खिलाफ है तो उसको खत्म करने की पूरी शक्ति आर्टिकल 254 के अंतर्गत सरकारों को है। अब कानून, अब सबसे बड़ी चीज अब यहां पर ये समझिए कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 37, आपने 44 की बात की, 44 पर मैं खत्म करूंगा। 37 कहता है कि गवर्नमेंट की फंडामेंटल ड्यूटी है कि वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, कौन से डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, आर्टिकल 44 से लेकर के आगे वाले 51 तक डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को राज्य ट्रू लेटर और स्पिरिट में लागू करें। उन्हीं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है। और जब संविधान का अनुच्छेद 14, 15, 21 समानता की बात करता है तो एक महिला को महिला के साथ दूसरे धर्म में जन्म लेने की वजह से क्यों विभिन्न करके देखा जाए। और एक और बात, बिल्कुल, फारसी विवाह ने 1936 में ही जो उनका द्विविवाह विवाह था उसको गैर कानूनी घोषित कर दिया था। अब मुस्लिम लॉ पर्सनल शरीयत कानून जो है वो सिर्फ और सिर्फ यही लागू है। पाकिस्तान में देख लीजिए नहीं लागू है। कई ऐसे इस्लामिक कंट्रीज हैं जिनका हम जिक्र यहाँ कर भी रहे हैं कि वहां पर जब बहुविवाह पर प्रतिबंध लग चुका है तो हाजी नाजिम साहब आपके पास आते हुए बहुविवाह क्यों जारी होना चाहिए, क्यों नहीं बैन लगना चाहिए? आप क्या मानते हैं इस पर, आपकी क्या राय है? देखिए नवनी जी, मेरा संविधान मुझे इजाजत देता है, मेरा संविधान मुझे इस चीज की इजाजत देता है कि मैं अपने रिलीजियस को पूरी तरीके से मानता हूँ, क्योंकि मेरा संविधान कहता है। और बात जब आपने अभी बताया कि मुस्लिम कंट्रियों में भी ये बहुविवाह बैन है, तो मैं पूछना चाहता हूँ, भारत का अंदर संविधान, जो हमारा देश है वो संविधान से चलता है, ना कि किसी शरिया कानून तो वही संविधान का तो हवाला देके कहा जा रहा है कि बहुविवाह पर बैन लगना चाहिए। उसी संविधान का तो हवाला और बड़े बड़े उदाहरण अभी अश्विनी दुबे जी ने दे दिए। तो उसी संविधान का अगर आप लोग इतना ज्यादा सम्मान कर रहे हैं तब फिर यूसीसी का विरोध क्यों कर देते हैं? बहुविवाह पर प्रतिबंध की बात आती है तो वहां पर विरोध क्यों है फिर? रमनी जी देखिए, आपने सबको टाइम दिया, आप मुझे थोड़ा समय दीजिए, मैं आपसे सर। हाँ बोलिए। देखिए अभी आपने आर्टिकल 44 की बात करी थी, अब ये बताइए आर्टिकल 44 में ये कहा गया कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के लिए कहा कि अगर देश सक्षम हो तब, ऐसा आर्टिकल 44 में कहा। जबकि मेरा आर्टिकल 25 मुझे मेरे रिलीजियस की पूरी परमिशन देता, ये संविधान के तहत। और देखिए बात आती है जब बहुविवाह की, ये बताइए भारत के अंदर अभी 444 का आपने एक आंकड़ा दिया था, कौन सा ऐसा मुस्लिम है जो 444 वाला है? किसकी 4 शादियां, किसके 44 बच्चे? ये सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम समाज का तुष्टीकरण करने के लिए इस तरह की बातें करी। तो फिर 4 शादियों पर रोक लगाने वाला कानून आ जाना चाहिए ना। नहीं ठीक है, तो फिर बताइए ना, जो बातें आप कह रहे हैं, जो तर्क आप दे रहे हैं, तो उस आधार पर तो फिर 4 शादियों पर रोक लगाने वाला कानून बनना चाहिए ना, उसका स्वागत होना चाहिए ना। नहीं लवली जी, मैं कह तो रहा हूँ कि 4 शादियां कर रहा है भारत कर रहे हैं ना सर, लोग कर रहे हैं, तभी तो इस पर चर्चा हो रही है ना। इस देश में बहुत जगहों पर ऐसी परिस्थिति बन रही है सर। मुस्लिम महिलाएं अगर सामने आकर बहुविवाह के खिलाफ आवाज बुलंद कर रही हैं तो इसका मतलब कि आपके समाज में ये परिस्थिति बनी हुई है। और अगर ये परिस्थिति आप कह रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं है तो फिर दिक्कत क्या है कानून से? परिस्थिति नहीं है, कोई बात नहीं, ठीक है, तो फिर कानून भी बन जाने दीजिए। कानून से एतराज क्यों है? हम संविधान को मानने वाले, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। भारत के अंदर कौन से ऐसा मुस्लिम है
जिसकी 4 शादियां 44 बच्चे ऑन द रिकॉर्ड भाई बताइए। साहब, अगर ऐसा नहीं है तो कानून बनना चाहिए या नहीं? कानून बन जाने दीजिए ना, कानून से आपत्ति क्यों है? आप कह रहे हैं ना ऐसा कोई मुसलमान नहीं है, तो ठीक है, इसको हम कानून की शक्ल दे देते हैं, इसे कानून की शक्ल दे दीजिए। नवनीत जी, जब हरी सब्जी महंगी होती है, हरी सब्जी महंगी होने पर तो मुसलमानों की वजह से सब्जियां महंगी हो जाती है। जब इस तरीके के तर्क दिए जाते हैं सर, आप भी दाएं बाएं जा रहे, तर्क क्या करें? हम तो उसी संविधान की बात कर रहे हैं जो वर्णित है, उसी संविधान का हवाला दे रहे हैं जिसके सम्मान की आप बात कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि कोई ऐसा मुसलमान नहीं है जो ऐसा कर रहा है, मैं कह रही हूँ कि कानून का शक्ल दे देते हैं इसी बात को। होते हैं। नवनीत जी, ये बताइए, संविधान के अंदर ये कहा है कि हरी सब्जियां अगर महंगी होंगी तो वो मुसलमान की वजह से होंगे? ये बताइए संविधान। अरे भाई साहब, जिस संविधान की आप बात कर रहे हैं, आप जिस संविधान की बात कर रहे हैं, वो संविधान जेंडर इक्वालिटी की बात करता है, वो समानता की बात करता है। मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों के लिए अगर ये कानून शक्ल ले लेता है तो आपत्ति क्या है? इस पर आप जवाब नहीं दे पा रहे, इस पर आप एक बार भी जवाब नहीं दे पा रहे। एक लाइन का जवाब है नाजिम साहब, दे दीजिए कि हाँ या ना, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, बस बोल दीजिए। प्रवक्ता को जवाब देना चाहिए, वो आप दे रही है। मैंने ये कहा कि ये मैं पूछ रहा हूँ, लावणी जी छोड़िए, लावणी जी पूछ रहे हैं वो अलग है, मैं पूछ रहा हूँ नाजिम भाई, आप बताइए होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? आप तो उस पर भी गायब हो जा रहे हैं। चार शादी करेंगे, 44 बच्चे पैदा करेंगे, ये खत्म है, कोई शादी नहीं है, शादी करिए। चलिए, समय की कुछ सीमाएं हैं, लेकिन लास्ट 20 सेकंड्स में अश्विनी जी के साथ खत्म करना चाहती हूँ। लास्ट 20 सेकंड शार्प कमेंट अश्विनी जी। देखिए, आज दो चीजें हमने देख ली इस डिबेट में। हमने कुछ ऐसे प्रश्न कांग्रेस के साथी से पूछा था, वो असहज हुए, चले जाते हैं। हाजी नाजिम साहब से सीधा सीधा प्रश्न कर रही हूँ, वो उस सवाल का जवाब नहीं देके गोल गोल जलेबी बना रहे हैं। लेकिन मैं आपसे कानूनी पेचीदगियों और पहलुओं को दरकिनार करते हुए सबसे महत्वपूर्ण संविधान का हवाला दिया जा रहा है। उसी संविधान के आधार पर ही ये जो सब तमाम चीजें हो रही है, उसका आधार भी तो उसी संविधान में है। ये बात क्यों नहीं क्लियर हो पा रही है लोगों को? ये मुस्लिम महिलाओं के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। संविधान के अनुच्छेद 14 मुस्लिम महिलाओं को समानता का अधिकार देता है, 15 लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करने की बात करता है, 21 जीवन और सम्मान के अधिकार की बात करता है। बहुविवाह का तो हनन ही हो रहा है। इन तीनों फंडामेंटल राइट्स को हम देखें तो सम्मान की बात करता है, फंडामेंटल राइट्स का हनन होता है। और अगर ऐसा हो रहा है तो फिर इस कानून को शक्ल में आना ही चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच जेंटलमैन। हमारे पास समय की कुछ सीमाएं, इसलिए चर्चा ये खत्म करेंगे। लेकिन इतना जरूर है कि जिस तरीके से हेमंत बिस्वा शर्मा ने क्लियर कर दिया है कि असम में बहुत जल्दी बहुविवाह पर प्रतिबंध लगने वाला कानून पेश होगा, ये बताता है कि यूसीसी की पहली और महत्वपूर्ण सीढ़ी पर कदम रखा जा चुका है। विरोध करने वाले विरोध करते रहेंगे, और जो विरोध कर रहे हैं उनको ये भी सोचना होगा कि उन्हें इस देश में रहने वाली मुस्लिम महिलाओं के हक की चिंता है या नहीं, मुस्लिम महिलाएं उनकी नजर में वोटर्स हैं या नहीं, सोचिएगा जरूर। चलिए, अभी बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ।